तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भाई सर पर। तो आज एक बार फिर से हम देखने के लिए जा रहे हैं कक्षा 10वीं का अर्थशास्त्र और चैप्टर नंबर वही होने वाला है हमारा चैप्टर नंबर 4। इससे पहले चैप्टर नंबर 4 का 2 पार्ट हमने किया है, आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को चेक करो, वहां पर बातों को समझो, फिर आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने पीछे बहुत सारी बातें की है और आगे जो बात करनी है ना, वो बात करनी है व्यावसायिक बैंक होती है या जनरली जो बैंक होते हैं ना, उसका जो कितने प्रकार का काम होता है ये हम देखते हैं। तो व्यावसायिक बैंकों की समान उपयोगिता संबंधी काम, यानी कि जब एक कस्टमर बैंक में अकाउंट खुलवाता है ना, खुलवाने के बाद उसको किस किस प्रकार की सुविधा मिल सकता है और देना चाहिए, इस आधार पर देखेंगे तो काम कितने प्रकार के होते हैं। पहली बात तो है कि यहाँ पर चेक की सुविधा मिल जाता है ना। बैंक जो है ग्राहक को चेक की सुविधा देता है, ठीक है। उस चेक की सहायता से ग्राहक जो है वो बिलों का भुगतान कर सकता है ना, खरीद बिक्री कर सकता है वस्तुओं का, इस तरीके का कार्य वो कर सकता है और साथ ही साथ विदेशों में भी उस चेक का प्रयोग कर सकता है। दूसरा काम है बैंकों का लॉकर की सुविधा प्रदान करना। अब लॉकर क्या होता है, देखो हमारे घरों में क्या होता है ना, कीमती कीमती सामान होता है, सोने चांदी होते हैं, जेवरात होते हैं, उसके बाद क्या होगा, जमीन का डॉक्यूमेंट्स होगा। अब इन सारे वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए बैंक क्या करता है, हमको एक जगह दे देता है, छोटा सा, है ना। अब बहुत बड़ा जगह नहीं होगा, छोटा सा जगह होगा, उस जगह में जाके उन सारी वस्तुओं को हम रख सकते हैं। और उसका यदि पिन से चल रहा है लॉकर तो पिन हम याद रखेंगे, या फिर लॉकर का यदि की है, चाबी है, तो चाबी हमारे पास होगा। और साथ ही साथ बदले में कुछ ना कुछ यहाँ पर बैंक जो है लॉकर का रेंट हमसे वसूल करेगा। तो लॉकर की सुविधा देना और चेक की सुविधा देना, ये बैंक का एक मुख्य कार्य में से आ जाता है। आगे देखते हैं, तीसरा नंबर का कार्य है एटीएम एवं क्रेडिट कार्ड की सुविधा। अब बैंक का यह भी काम है कि अगर मान लो हम खाते में धन रख रहे हैं, ठीक है। पहला सुविधा का क्या था कि चेक जारी करना, यानी ग्राहकों को चेक देगा। दूसरा सुविधा क्या था, दूसरा सुविधा था कि लॉकर की सुविधा उपलब्ध कराना। और तीसरा सुविधा जो अधिकतर बैंक देती है वो है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड तो सभी बैंक आसानी से दे देती है, क्यों? क्योंकि देखो डेबिट कार्ड का मतलब है हमारे अकाउंट में पैसे पहले से पड़े हुए हैं, उसको हम विड्रॉ करना चाहते हैं, उसको हम निकालना चाहते हैं, डेबिट करना चाहते हैं। एटीएम कार्ड होता है, तो इसके सभी बैंक ये आसानी से दे देती है। लेकिन दूसरा जो है यहाँ पर क्रेडिट कार्ड है ना, क्रेडिट कार्ड। अब ये इस पे डिपेंड करता है कि बैंक के साथ हमारा व्यवहार कैसा है। बैंक के साथ हमारा व्यवहार, पीछे का लेन देन जो है वो अच्छा है तो क्रेडिट कार्ड मिलेगा, अदरवाइज मुश्किल हो सकता है क्रेडिट कार्ड लेने में। लेन देन का मतलब क्या है, मान लो आपने पीछे कहीं बैंक से लोन लिया, उधार लिया, और आपने सही समय पर चुकाया नहीं, ठीक है, अब डिफॉल्ट हो गए, तो यहाँ पर बैंक क्या करेगा, अब वो बैंक तो आप क्रेडिट कार्ड देने से रहा, उस बैंक से तो क्रेडिट कार्ड मिलेगा नहीं। साथ ही साथ ये भी होगा जो दूसरा बैंक है, चूंकि आपका जो है यहाँ पर पूरा जानकारी पैन कार्ड के अनुसार सारे बैंकों के पास इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पहुंच जाता है, तो ये समस्या हो जाती है। फिर आप दूसरे बैंक से भी डेबिट कार्ड और उधार नहीं ले सकते हो। तो ये बहुत जरूरी बात है, ऐसा नहीं है एक बार बैंक से उधार ले लिए तो बात खत्म हो जाता है, उसको चुकाना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है यदि आप भविष्य में चाहते हो तो बैंक से किसी भी प्रकार की मदद मिले, लोन मिले या फिर क्रेडिट कार्ड मिले। आगे चौथा नंबर का काम क्या है, व्यापारिक सूचना एवं आंकड़े एकत्रीकरण। अब देखो बैंक के पास ये सारी जानकारी होती है, किस बात की जानकारी, कहां पर कितनी पूंजी निवेश हो रही है, मतलब किस व्यापार में कितना पूंजी लगा है, कितने लोगों ने किस प्रकार के काम करने के लिए कितने रुपये लोन के रूप में यानी ऋण के रूप में लिया है, और कितने लोगों ने रीपेमेंट किया है, मतलब उस धन को लौटाया है। तो बैंक के पास एक अच्छी जानकारी होती है, सारे बातों की समझ हो जाती है। जब हम कोई किसी काम को बार बार करते हैं तो हमको उस बात की जानकारी हो जाती है, ठीक है। तो बैंक के पास इन सारे बातों की जानकारी होती है, क्योंकि उसका काम ही है लेन देन संबंधी, सारे लोगों को लोन बांटता है, अलग अलग व्यवसायों को लोन देता है, तो उसके पास एक्सपीरियंस होता है। अब मान लो हमारे पास कोई नया काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, और उस काम को करने के लिए हमने बैंक से लोन मांगा, तो बैंक हो सकता है पहले तो हमारा क्रेडिट इतना अच्छा है कि बैंक मना नहीं करे, है ना। पहली बात तो लोन तो दे देगा बैंक, अगर हम पीछे कुछ गलत नहीं किए, बैंक के साथ हमारा लेन देन अच्छा है, पीछे जो लोन लिया हमने उसको चुका दिया है, तो बैंक हमको मना नहीं करेगा। लेकिन साथ ही साथ सलाह भी देगा, अगर मान लो कुछ ऐसा करने के लिए जा रहे हैं जिसका सक्सेस रेट बहुत कम है, तो बैंक बताएगा हमको कि इस बिजनेस का फ्यूचर क्या है, आपको ये करना चाहिए और या नहीं करना चाहिए, या
ये भी बताएगा कि करना चाहिए तो इसमें क्या और ऐड करना चाहिए, किस तरीके से हम उस बिजनेस में सफल हो पाते, क्योंकि बैंक के पास ये सारी जानकारी होती है, एक आंकड़ा होता है, वो हमको आंकड़ों के जरिए समझाता है। तो बैंक का एक ये भी काम हो गया। अगला है व्यवसायिक बैंकों के एजेंसी संबंधी कार्य, और कुछ काम एजेंसी संबंधी होता है, ये देख लेते हैं क्या क्या है। और एजेंसी संबंधी काम में है चेक बिलों का ड्राफ्ट का संकलन, उसके बाद है ब्याज तथा लाभांश का संकलन। ठीक है, मतलब क्या है, चेक से जो अमाउंट आया उसको रिलीज करना, ब्याज जो भी लोन गया है ब्याज को इकट्ठा करना और उसका जो है कैलकुलेशन करना, मतलब ध्यान रखना। अगला जो है लाभांश का संकलन तथा वितरण, ब्याज ऋण की किस्त ये वसूलना, ब्याज की जो किस्त होती है वो वसूलना, बीमा की किस्त के भुगतान, और जो भी बीमा खरीदा या बेचा गया है बैंक के द्वारा उसका जो प्रीमियम आ रहा है, उसका जो इंस्टॉलमेंट आ रहा है उसका भुगतान करवाना। फिर प्रतिभूति क्रय विक्रय और क्रय विक्रय संबंधी जितना भी काम है उस पर ध्यान रखना, ड्राफ्ट तथा डाक द्वारा कोष का हस्तांतरण। तो ये सारे काम व्यवसायिक बैंक के एजेंसी संबंधी काम है। आगे देखना है हमको सहकारिता क्या होता है या सहकारिता से क्या समझते हैं। सहकारिता का अर्थ होता है एक साथ मिलजुल कर कार्य करना, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में 5 या 10 या 15 या 20 आदमी एक साथ मिलकर कुछ धन इकट्ठा करते हैं और उसका उपयोग अपने व्यवसाय में करते हैं, तो यह एक प्रकार का सहकारिता का उदाहरण हो जाता है। लेकिन अर्थशास्त्र के अनुसार सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार मिलजुल कर समान स्तर पर आर्थिक हितों की वृद्धि करते हैं। सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं जिसमें मनुष्य किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलजुल कर काम करते हैं। अब सहकारिता में होता क्या है समझ लो, 10 व्यक्ति है और एक समूह का निर्माण करता है। 10 व्यक्ति मिलकर के एक समूह का निर्माण करता है, ठीक है, और इस समूह में 10 व्यक्ति कुछ ना कुछ क्या करेगा, धन जमा करेगा। मान लो 10 व्यक्ति हजार का महीना जमा कर रहा है, तो 10,000 का महीना ये जमा हो रहा है। अब इसको क्या है कि इस ग्रुप का ये जो समूह बन रहा है, इस समूह का होगा रजिस्ट्रेशन, इंडियन गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन, यानी कि इसका रजिस्टर्ड हो जाएगा संस्था। उसके बाद इसका एक अकाउंट खुलेगा बैंक में, ठीक है, इसका एक अकाउंट खुलेगा। तो यहां से 10,000 का महीने का आ रहा है, मतलब साल का 1,20,000 रुपया आ रहा है। ठीक है, हमने क्या कहा, 10 व्यक्ति ने मिलकर के एक समूह बनाया, समूह को रजिस्टर्ड कराया इंडियन गवर्नमेंट से, उसका अकाउंट खुलेगा बैंक में, 10,000 रुपया महीने जा रहा है। हर व्यक्ति यदि 1,000 रुपया 10 व्यक्ति दे रहा है तो 10,000 महीने जा रहा है, मतलब साल का 1,20,000 अकाउंट में जमे हो रहे। अब यहाँ पर चूंकि 10 व्यक्ति है, अब मान लो किसी 2 व्यक्ति को यहाँ पर लोन की जरूरत है ना, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि सारे व्यक्तियों को एक ही साथ लोन की जरूरत पड़ता हो या सारे व्यक्ति एक ही साथ काम करना चाहता हो। तो यहाँ पर 2 व्यक्ति को लोन की जरूरत है, जिसको चलो 3-3 लाख रुपया लोन चाहिए। कितना चाहिए, 3-3 लाख रुपया नहीं, मान लो 1.5 लाख रुपया चाहिए, है ना, 1.5 लाख रुपया हर एक व्यक्ति को चाहिए। अब यहाँ पर 1,20,000 तो हमारे पास है, 1,20,000 हमारे पास है जो हमने समूह बनाया था 10 व्यक्तियों को, उसमें बाद बाकी 1,80,000 जो है वो बैंक से हम क्या कर सकते हैं, उधार ले सकते हैं, और बैंक भी इजीली इस तरह के लोन को सैंक्शन कर देता है, यानी कि हमको दे देता है, क्योंकि वहां पर 10 व्यक्ति जो है वो एक दूसरे का क्या होता है, गारंटर होता है। कोई एक व्यक्ति फॉल्टी हो जाता है तो बाकी का 9 व्यक्ति उस धन को पे करता है। तो यहाँ से इस तरीके से सहकारिता का हम लोग क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके छोटे छोटे उद्योगों व्यापारों को चलाने के लिए सहकारिता बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, और बहुत यहाँ पर लाभ भी होता है व्यक्तियों को सहकारिता से। अब जब भी सहकारिता बनता है ना, यानी समूह बनता है, तो उसमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए, या सहकारिता किन बातों पर डिपेंड करता है कि यह सहकारिता संगठन जो है या समूह जो है वो एक सक्सेसफुल होगा, यानी सफल सहकारिता समूह बनेगा। सबसे पहले से संगठन की सदस्यता स्वैच्छिक होती है, ऐसा नहीं होता है। अगर किसी को समूह में जोड़ रहे हैं तो समूह के सारे नियमों को उसको बताया जाएगा, सारी बात समझाने के बाद कितना धन जमा करना है, कब लोन ले सकते हैं, किस तरीके से लोन को पे करना है, ये सारी बात जो है सहकारिता में जुड़ने वाले व्यक्ति को समझाया जाना चाहिए। अगर सहकारिता में जुड़ने वाले व्यक्ति को कोई समस्या आ रही है, किसी नियम से वो संतुष्ट नहीं है, तो वो बदलवाने का प्रयास भी कर सकता है, उसका भी अधिकार होता है, क्योंकि वो सहकारिता का सदस्य होता है
है ना। सबसे पहली बात तो है कि जबरदस्ती सहकारिता का सदस्य नहीं बनाया जा सकता है। इसका प्रबंधन और संचालन जनतंत्रात्मक आधार पर होता है। तो अभी जो हमने बात किया, हर एक सदस्य का अधिकार है कि वो सहकारिता समूह में बोल सके, है ना, अपने मन मुताबिक काम करवा सके। अब मन मुताबिक मतलब ये नहीं कि सारे जितने भी सहकारिता के 10 सदस्य हैं सबकी सहमति होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को थोड़ा सा दिक्कत है तो रूल्स बदले जाएंगे। अगर 8 व्यक्ति को सही लग रहा है, 2 व्यक्ति को नहीं लग रहा है, तो वो रूल्स क्या होगा, वो रूल्स रहेगा, है ना। तो इसके बाद तीसरा जो नियम है यह है, इसके आर्थिक उद्देश्यों में नैतिक और सामाजिक तत्व शामिल रहते हैं। इसका उद्देश्य दूसरे को लूट करके धनवान बनना नहीं है, बल्कि आत्म सहायता और सहयोग। सहकारिता का जो समूह बनता है इसका मुख्य उद्देश्य ही यही होता है कि धन को इकट्ठा किया जाए और एक दूसरे की सहायता करते हुए समाज में आगे बढ़ा जाए। इसका मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि धन कमाया जाए, है ना। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि किस तरीके से समाज में हम एक दूसरे की मदद करते हुए एक दूसरे को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये था सहकारिता किन बातों पर डिपेंड करता है या सहकारिता जो भी बनता है उसमें किस किस प्रकार के नियम होते हैं, इसके बारे में यहाँ पर हमने चर्चा किया। अब हमको यहाँ पर जान लेना है भारत में सहकारिता की विकास की कहानी, मतलब भारत में सहकारिता शुरू कैसे हुआ, किस तरीके से अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम 1904 ईस्वी में एक सहकारिता साख समिति विधान पारित हुआ। सबसे पहले एक कानून आया 1904 ईस्वी में, 1904 ईस्वी में सहकारिता कानून, जिसके अनुसार गांव या नगर में कोई 10 व्यक्ति मिलकर सहकारी साख समिति की स्थापना कर सकता है। तो सबसे पहले तो 1904 ईस्वी में, यानी उस समय में जो ब्रिटिश का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, उसी में यह सहकारिता कानून आ गया था, जिसमें 10 व्यक्ति मिलकर क्या कर सकता था, सहकारिता समिति का निर्माण कर सकता था। 1935 ईस्वी में भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुई। 1935, ये याद रखना है। दो बात, 1904 ईस्वी में सहकारिता कानून आया था। 1935 ईस्वी में रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना हुई थी। कब? 1935 ईस्वी में। याद रखना है, बहुत सारे जगहों पर पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है 10th में ही पूछा जाएगा, आगे जब जाओगे हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठो, वहां के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके अंतर्गत एक कृषि शाख विभाग संगठित किया गया। इसका काम है विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना एवं दिशा निर्देश देना। और आरबीआई के अंदर ही एक कृषि शाख है, एक अब कृषि शाख है। क्या है? कृषि शाख, जो कृषि संबंधी कार्यों पर निगरानी रखता है। कृषि संबंधी जो भी लोन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे, बट रहे हैं, उस पर ध्यान रखता है। कितना लोन कृषि संबंध में जाएगा, छोटे छोटे व्यापार को जाएगा, इन सब बारे में ये क्या करता है, ध्यान रखता है, जो आरबीआई का कृषि शाख समिति है वो। बिहार में विशेषकर ग्रामीण स्तर पर धनकुट्टी, अगरबत्ती, बीड़ी निर्माण, जूता और ईंट बनाने जैसे महत्वपूर्ण रोजगार सहकारिता के सहयोग से चलाई जा रही है। हमने क्या किया, जितने भी छोटे छोटे रोजगार होते हैं, उद्योग होते हैं ना, वो सारे सहकारिता के सहयोग से चलाए जा सकते हैं। जैसे कि धनकुट्टी हो गया, अगरबत्ती निर्माण, अगरबत्ती बनाने का काम, बीड़ी बनाने का काम, जूता बनाने का काम और ईंट बनाने का काम। इसके लिए राज्य स्तरीय सहकारी बैंक ऋण मुहैया कराते हैं। जैसा कि हमने बताया, आपने 10 व्यक्ति मिलकर कुछ धन जमा किया और फिर बैंक से भी जाकर बोल सकते हो भाई हमको ऋण चाहिए, दे दो। अब ऐसा नहीं है कि जो जोर जबरदस्ती से बैंक ऋण दे देने वाला है। बैंक को पता है भाई 10 व्यक्ति का समूह है ना, भागेगा तो कोई एक दो, अब भागेगा कहाँ। अगर मान लो कि हमने बैंक से लोन लिया है 5 लाख रुपया, है ना, 5 लाख रुपये का लोन लिया, तो ऐसा तो नहीं है 5 लाख के चक्कर में जो है ना हम 50 या 20 लाख का संपत्ति जो हमारे घर पे पड़ा है उसको छोड़ करके भाग जाएंगे। अरे भाग भी जाए, 1-2 व्यक्ति भाग जाए, लेकिन 10 का 10 व्यक्ति तो नहीं भाग सकता है। इसलिए बैंक जो है यहाँ पर आसानी से साख समिति के नाम पर जो है वो लोन दे देता है। तो कुछ भी काम करना है तो क्या करेंगे, अगर समस्या हो रही है, पूंजी नहीं है, तो साख समिति बनाएंगे, 5-10 व्यक्ति मिल करके कुछ धन इकट्ठा करेंगे, कुछ बैंक से लेंगे और फिर उसका बड़ी आसानी के साथ उड़ा लेंगे। उड़ाना नहीं है, रोजगार करना है, ताकि हम बैंक को रिपेमेंट कर सके, है ना। कई बार ऐसा होता है कि बैंक से लोन लेके हो जाता है। आगे देखो, स्वयं सहायता समूह से क्या समझते हैं, इसके बारे में जानना है। स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह एक सामाजिक आर्थिक स्तर के आस पड़ोस के लोगों का एक ऐसा स्वैच्छिक और संस्थाएं समूह है जो नियम व तरीकों से संचालित हो, आपसी सहयोग संसाधनों के विकास के लिए
प्रयासरत हो, जिससे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो तथा वो अपने जीवन को बेहतर नियंत्रण कर सके। ये भी देखो सहकारिता का ही उदाहरण है। स्वयं सहायता समूह जो होता है, सहकारिता का मतलब होता है सहयोग, एक दूसरे को मदद करना। स्वयं सहायता समूह का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को मदद करना। अब ये जो स्वयं सहायता समूह बनता है, ये भी रजिस्टर्ड होता है, रजिस्ट्रेशन होता है इसका इंडियन गवर्नमेंट में, भारत सरकार में रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इसमें भी 5 से 10 या 15 से 20 आदमी मिलकर स्वयं सहायता समूह का निर्माण करते हैं, कुछ धन इकट्ठा करते हैं और इसमें भी बैंक से लोन लिया जा सकता है, बैंक लोन देगा। ठीक है, तो ये है स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह की कहानी। अब स्वयं सहायता समूह कब से भारत में शुरू हुआ और कब कहां पर है, इसके बारे में जान लेते हैं। भारत में स्वयं सहायता समूह की शुरुआत 1980 यानी कि 1980 के दशक में मानी जाती है। यानी कि स्वयं सहायता समूह संगठन की शुरुआत बनना जो शुरू हुआ ना, ये 1980 में शुरू हुआ। 1990 के दशक की शुरुआत में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की पहल पर विशेष रुचि लेने से स्वयं सहायता समूह पूरे देश में फैल गए। 1980 में शुरुआत हुआ, 1990 आते आते इसका अच्छा प्रचार प्रसार हुआ, लोगों को समझ में आने लगा कि स्वयं सहायता समूह क्या है और किस तरीके से बनाएंगे और यह क्या कर सकता है। तो दो बात यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला है, वह है कि पहला था स्वयं सहायता समूह और दूसरा है सहकारिता। ये दोनों हमारे जो समाज के निचले तबके के लोग होते हैं, जो मध्यम क्लास के लोग होते हैं, जो गरीब तबके के लोग होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है इस लिहाजे से कि कोई भी व्यापार करना हो, कोई भी व्यवसाय करना हो, कोई भी छोटा उद्योग डालना हो, तो यहाँ पर स्वयं सहायता के सहयोग से हम क्या कर सकते हैं, या फिर सहकारिता के सहयोग से हम कर सकते हैं। ठीक है, सूक्ष्म समृद्धि योजना के द्वारा गांव, कस्बा और जिला में गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर ऋण मुहैया कराया जाता है। इसमें छोटे पैमाने पर साझा ऋण इन सुविधाओं को प्रदान होती है। और स्वयं सहायता समूह में जितने भी लोग होंगे, ऐसा नहीं है ऋण बहुत ज्यादा बड़ा मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर है कि ऋण मिल जाएगा, है ना। अब उस ऋण को यदि चुकाते हैं, देखो बैंक से ऋण लेने का आप स्वयं सहायता समूह से ले लो, सहकारिता से ले लो, किसी से भी ले लो, बैंक से लोन लेने का, बड़ा लोन लेने का यही एक तरीका है कि जो आपने छोटा लोन पहले लिया था उसको आप समय पर पे कर दो, तो आपको बड़ा लोन जो है नेक्स्ट टाइम इजिली मिल जाएगा। यदि आपने कहीं पर गड़बड़ किया है, कहीं पे आपने बैंक को ठगा है, कहीं पर बैंक को लेट से पेमेंट किया है और बहुत ज्यादा परेशान किया है पेमेंट करने में, तो बैंक आपको आगे से लोन नहीं देगा। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो ये हमारी वित्तीय संस्था चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।